नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह DS स्टडी वन में का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले बहुपद प्रश्नावली 2.1। ठीक है, इसके पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा, वहाँ पे 1 पॉइंट संख्या पद्धति जो होता है 1.1 1.2 ऐसे करके पूरा 1.6 तक सभी क्वेश्चंस उस प्रश्नावली के हल किए गए हैं। तो वहाँ पे हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन से बहुपद एक चरी बहुपद है और कौन कौन से बहुपद नहीं हैं, तर्क सहित उत्तर दें। ठीक है, तो यहाँ पे हम चर और अचर पहले जान लेते हैं कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। ठीक है, चर जिसे कहते हैं क्या होता है, जो यहाँ पे जो ए से लेकर के ABCD जेड तक जो मान होते हैं, यहाँ से ए से लेकर के जेड तक के जो मान होते हैं वह क्या होते हैं, चर होते हैं। अचर उसे कहते हैं जो कोई संख्याएं होती हैं, जैसे 1 2 3 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो संख्याएं होंगी वो अचर संख्या होगा, और जो ABCD मतलब कहाँ तक, जेड तक जो मान आते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, चर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन सभी का हमें यूज़ करना है, कौन सा चर है कौन सा अचर है, आप इसे जान गए। ठीक है, तो यहाँ पे इससे पहले आपको बता देते हैं कि यहाँ पे बीजी व्यंजक किसे कहते हैं या बीजी किसे कहते हैं। ठीक है, बीजी किसे कहते हैं, जिसमें चर अचर पहले लिखते हैं, यहाँ पे अचर गुणते चर संख्याओं का क्या हो, यहाँ पे अचर गुणते क्या होना चाहिए, चर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये संख्याएं मान है तो यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक कहते हैं। तो जैसे बीजी व्यंजक में अचर क्या होता है, हमारे पास मान लो कि a है इंटू और यहाँ पे चर मान लो 2 है, तो हमारे पास यहाँ पे गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बीजी व्यंजक हो जाएगा, जो बीजी होगा इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो जो हमें इसका काम है आगे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से शुरू होकर के 1 2 3 10 कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या आप जान गए, तो 0 1 2 3 4 करके अनंत तक जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। इन सभी चीज़ों का हमें यहाँ पे यूज करना है और इसके बारे में आप जान भी गए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट है, यहाँ पे पहला पॉइंट जो है 4x² - 3x + 7। यहाँ पे कहा है निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक चरी बहुपद हैं। तो हमें यहाँ पे चरी बहुपद है, तो यहाँ पे देखिएगा तो 4x² - 3x + 7 है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये क्या है, यह एक चरी व्यंजक है। क्या है, यह एक चरी व्यंजक है। ठीक है, तो यहाँ पे यह क्या है, एक चरी व्यंजक है। कैसे पता चला कि यहाँ पे एक चरी व्यंजक है, चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे कैसे पता चला कि यहाँ पे यह चरी व्यंजक है, तो यहाँ पे देखिएगा तो 4x², यहाँ पे देखिएगा 4x² है, जो स्क्वायर का मान है वह क्या है, पूर्ण संख्याओं में हमारे आ रहा है। तो वहाँ कहाँ पे, पूर्ण संख्या में अगर इसका मान आएगा, जो घात के रूप में होगा, वह अगर पूर्ण संख्या के रूप में आ जाता है तो वह चरी व्यंजक होगा। अगर वह पूर्ण संख्या की उसकी घात अगर पूर्ण संख्या में नहीं आता है तो वह पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे एक चरी व्यंजक है और क्या है, इसमें प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या है। इसका क्या होता है, इसका प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसका प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या है, मतलब इसके देखिए x² का है कि यहाँ पे x² है, मतलब हमारे पूर्ण संख्या में आ रहा है। यहाँ पे इस x के ऊपर क्या है, हमारे पास घात 1 है, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास इसका प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो जो घात होता है वह पूर्ण संख्या होती है और पूर्ण संख्याओं के बीच में यह आ रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, चरी व्यंजक है। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे y² + √2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा y² है, तो y क्या है, पहली बात तो चर संख्या है, और जब चर संख्याओं का घात लगा होता है तो वही से हमें पता चलता है कि यहाँ पे चरी व्यंजक है या नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं x² है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह एक चरी व्यंजक है, इसका प्रत्येक घात पूर्ण संख्या में आ रहा है। क्या हो जाएगा, इसका
या फिर लिख सकते हैं चर की घात कितना है, y के ऊपर कितना लगा है, चर की घात 2। ठीक है, चर की घात क्या है हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यह पूर्ण संख्या है। तो 2 है, यहाँ पे एक क्वेश्चन में लिख सकते हैं यह पूर्ण संख्या। जब यह पूर्ण संख्या हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, यह चरीय व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे तीसरा पॉइंट हल करते हैं। तीसरे पॉइंट में देखिएगा तो 3√2 यहाँ पे √t है प्लस 2 अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 2t है। तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जो अंडर रूट का मान होता है, अंडर रूट हटाकर किसी संख्या के ऊपर से हटा देते हैं तो वहाँ पे उसका मान होता है 1/2। 1 अगर 2 लगा लिख दें या फिर अंडर रूट लगा दें तो इन दोनों का मान क्या हो जाता है, समान होता है। तो यहाँ पे जब अंडर रूट हटा देंगे तो यहाँ पे t का जो घात होगा वो 1/2 हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, यह चरीय व्यंजक नहीं है। यहाँ पे लिख देते हैं यह एक चरीय व्यंजक नहीं है। इसकी घात कितना हो जा रहा है, इसका घात कितना हो जा रहा है, 1/2 हो जाएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, चरीय व्यंजक नहीं है। ठीक है, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका घात कितना है, 1/2 हो जा रहा है। तो अंडर उठाएंगे तब क्या होगा, t का मान जो होगा वह 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पे y + 2/y है। तो y + 2/y, अगर इसे आगे हल करते हैं तो यहाँ पे y + 2 हो जाएगा। यहाँ पे जब नीचे वाली y को हम ऊपर ले जाएंगे तो इसके घात में -1 लग जाता है, तो यहाँ पे y घात -1। यहाँ पे देखिएगा इसकी घात 1 है और इसकी घात क्या है, -1 है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह चरीय व्यंजक नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे दोनों का घात अगर यहाँ पे इसका मान 2 होता और इसका मान 1 होता तो यह चरीय व्यंजक हो जाता, पर यहाँ पे इसका मान 1 है और इसका मान क्या है, -1 है, इसलिए यह पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, इसलिए क्या है, यह चरीय व्यंजक नहीं है। यह एक चरीय व्यंजक नहीं है, क्योंकि इसकी घात कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, इसलिए यह पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा है, इसलिए यह क्या होगा, चरीय व्यंजक नहीं होगा। इसी प्रकार से 5वां नंबर है हमारे पास, x की घात 10 + y की घात 3 + t की घात कितना है, 50 है। तो यहाँ पे देखिएगा जो यहाँ पे चरीय व्यंजक होगा, जो चर होंगे वह कितने, x, y और t है। इसमें कितने चर हैं, 3 चर हैं हमारे पास, और तीनों चर का मान क्या है, अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास एक संख्या है, जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, यहाँ पे x होता तो यह क्या हो जाता है, चरीय व्यंजक होता है। इसलिए यहाँ पे जो चर हैं वो तीनों चर अलग अलग हैं, इसलिए यह चरीय व्यंजक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं यह चरीय व्यंजक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे x, y, t चर हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, हमारे पास 3 चर हो जाएगा, इसलिए यह चरीय व्यंजक नहीं होगा। नहीं तो इसके जो मान होते हैं वो पूर्ण संख्या के बीच में आ रहा था, पर यहाँ पे हमारे पास एक ही चर न दे करके यहाँ पे 3 चर दे दिया, इसलिए यहाँ पे चरीय व्यंजक नहीं होगा। ठीक है, ये इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो यहाँ पे पहले पॉइंट को हम हल करते हैं। हमारे पास है 2 + x² + x। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो x² का गुणांक लिखना है। तो जो x² का गुणांक होगा वो कितना होगा, यहाँ पे x² का गुणांक कितना है, यहाँ पे x घात कितना लगा हुआ, 2 लगा है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। x² का जो गुणांक होगा, यहाँ पे गुणांक कितना है, यहाँ पे देखिएगा तो जब x² है, इसमें कोई संख्या दिया है, जब कोई संख्या नहीं लिखा होता है उसके सामने क्या माना जाता है, एक साथ माना जाता है। तो इसका जो गुणांक होगा वह क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ पे x है तो इसके सामने क्या मानते हैं, 1x²। तो यहाँ पे इसका जो गुणांक होगा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा हल करते हैं। यहाँ पे दूसरा है 2 - x² +
एक्स क्यूब। तो यहाँ पे भी क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक याद करना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना होगा यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसके सामने क्या बताए थे, जब भी कोई अचर पद होता है अगर वहाँ पे कोई संख्या नहीं दी है तो एक माना जाता है। तो जो यहाँ पे एक है तो वह कैसे हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे -1, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक में गुणांक की तो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो गुणांक होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स के साथ में क्या लिखा है, π/2। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चौथा हल करते हैं। चौथा पॉइंट यहाँ पे दिया है 2x - 1। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो दिया ही नहीं है। जब एक्स स्क्वायर नहीं दिया है तो अगर हम अपने से जोड़ भी देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका घात क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वह उसका मान 0 होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो अगर आपको और अपने दोस्तों के पास भेजना है तो आप अपने यहाँ पे डायरेक्ट यूट्यूब पर से शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ठीक है। अपने दोस्तों के पास वो शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।